प्रायोजक हैं टेल सिटी, अ गिफ्ट टू। ये है लाइन मिक्स फ्रूट जैम, किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर मिलाए बिना ही मिलता है। बेस्ट क्वालिटी के फलों से बनाया जाता है लायन मिक्स्ड फ्रूट। 31 एकड़ में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सहशिक्षण वाला पूर्णतया आवासीय परिसर, विद्या विहार आवासीय विद्यालय, परोरा, पूर्णिया। से पहले महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी अपने कोटे से 3 सीट देने का आरजेडी का ऐलान। वीआईपी के खाते में झंझारपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण की सीट। चुनावी जंग के बीच एक और तलबदल, कांग्रेस में शामिल हुए मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी समस्तीपुर से चुनाव लड़ने के कयास। 5 न्याय और 25 गारंटी वाला कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। गरीब, युवा और महिलाओं को लुभाने की कोशिश, जातीय गणना कराने का भी वादा। पीएम के परिवारवाद वाले बयान पर लालू का जोरदार पलटवार, सोशल मीडिया पर दिया जवाब। लिखा, मोदी सरकार झूठ का अंबार और झूठ का दरबार। झारखंड के लिए कांग्रेस आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी लेगी फैसला। पहली लिस्ट में जारी हुए थे 3 नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जनता के सामने नेताजी के नतमस्तक होने का समय है। जनता पर जान न्योछावर करने का संकल्प है, लेकिन इन सब के पीछे स्वार्थ भी है, माननीय सांसद कहलाने का। और इस स्वार्थ में शुचिता, सिद्धांत, विचारधारा, विरासत सब बिसार कर बस टिकट के जुगाड़ में लगे हैं। मझदार से निकले चुनावी बेड़ा पार हो, चाहे कश्ती किसी की हो, किनारा कोई लगाए। जो साथ आए सब स्वीकार है, जो साथ छोड़ जाए वो। खैर, हम तो सवाल पूछेंगे कि जनता की बात पर सबसे ऊपर क्या स्वार्थ है। का साथ धोखे की बात। जिन्होंने हमारे सीने में खंजर भोंका, जिन्होंने हमारे विधायक को ले लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, वो अब जरूरी है कि उसको जवाब देने का। 2020 में अलग, अब फिर पसंद। बिहार के लिए नया सोचते हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रोड मैप है कि किस तरीके से बिहार को हम लोग आगे ले जाने का काम करें। पिता नीतीश के साथ बेटे ने पकड़ा हाथ। आगे यदि मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं काम करूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा, जो भी दायित्व जिम्मेदारी दिया जाएगा। मैं एक छोटा सा सिपाही बन के कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया हूं, छोटा सा सिपाही बन के मैं काम करूंगा। जनता की बात सबसे ऊपर स्वार्थ। सवाल तो पूछेंगे। तो स्वाभाविक है, जब कोई नेता कल कहीं हो, आज कहीं हो, कल कहां हो, इसकी जानकारी नहीं हो, तो फिर चुनावी मैदान में जनता के बीच वो किस तरह की शुचिता और किस तरह के चाल चरित्र और चेहरे की बात करेंगे, किस पर भरोसा करते हैं और किस पर आने वाले समय में भरोसा नहीं रहेगा, ये सवाल खड़ा होगा ही होगा। इन सवालों का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिशिर कौंडिल्य जी हैं, भाजपा की ओर से पूनम सिंह जी हैं और राजद की ओर से अरुण कुमार जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अरुण जी से जानना चाहेंगे, अरुण जी, कब कौन कहां होगा इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है, फिर जनता कैसे माने कि जो आज आपके साथ है कल नहीं हो, और आप ऐसे लोगों का साथ क्यों देते हैं? देखिए दीपक जी, इस देश में जनता बनाम केंद्र सरकार के बीच लड़ाई है, मुद्दा बनाम मोदी के बीच लड़ाई है। एक तरफ गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, तमाम जो जन सरोकार के सवाल हैं, और आप देख रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान लहूलुहान है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो जनता के सवालों को लेकर एक धारा है, वह है इंडिया गठबंधन। और जनता के सवालों पर जो भी आए
स्वागत है देश बचाने को लेकर, केंद्र विरोधी सरकार को हटाने के सवाल पर, जनते के मुद्दों को लेकर, विकसित बिहार विकसित देश बनाने के सवाल पर, तो उसमें कहां कोई दिक्कत है। और उसी के तहत आप देख रहे हैं आज हमारे साथ महागठबंधन का कारवां बढ़ते जा रहा है, इंडिया गठबंधन का कारवां बढ़ते जा रहा है। और माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के गरिमामयी उपस्थिति में सन ऑफ मल्ला वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जी इंडिया गठबंधन में शामिल हुए, कह सकते हैं महागठबंधन में शामिल हुए। और ये जो लड़ाई है हम लोगों की, उस लड़ाई को धार देने का उन्होंने संकल्प लिया और उन्होंने बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दल को समाप्त करने की रणनीति बनाते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। उनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं, गरीबों से कोई मतलब नहीं, पिछड़ों दलितों आदिवासियों से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए सारे सवालों को लेकर जो गोलबंदी बन रही है, निश्चित रूप से यह गोलबंदी देश में जो तानाशाह के रूप में केंद्र सरकार बैठी है, उस सरकार का पतन का कारण बनेगा। चलिए और उस सरकार आगे चलते हैं, पूनम जी की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। पूनम जी, आज कोई आया है तो उसका पलक पावड़े बिछाए स्वागत कर रहे हैं, कोई चला जाता है तो उसे कोसने में भी कोई गुरेज नहीं करते हैं। और ये सिर्फ एक ओर की हम बात नहीं कर रहे हैं, आने जाने वालों का एक सिलसिला सा चल निकला है दोनों ओर। तो इसे किस तरह से जनता के बीच जस्टिफाई कर पाएंगे? दीपक जी देखिए, आज जो भी हो रहा है, मुकेश सहनी जी भले गए हैं, कुछ दिन पहले 2020 की बात करें तो एनडीए के साथ है, वो किस तरह से तेजस्वी जी के साथ है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भागे कि ये तेजस्वी जी हमारा अपमान कर रहे हैं। उस समय वीआईपी के नेता को समझ में आ गई थी। आज फिर गए हैं तो कहीं ना कहीं इनको अपने पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि सिर्फ पद रहे तो हम भारतीय जनता पार्टी में रहे, और पद नहीं मिले तो हम छोड़ करके किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। खैर ये राजनीतिक मुद्दा है, लोग आते जाते रहेंगे। रही हमारे आरजेडी के प्रवक्ता भाई जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष की हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को किस आधार पर हटाना चाहते हैं हमको ये समझ में नहीं है, क्योंकि जनता ने उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। और रही बात ये लोगों के हटाने की, कितनी भी गठबंधन कर ले, कितनी भी रैलियां करे, ये बिहार और देश की जनता समझ चुकी है कि यदि देश का विकास और बिहार का विकास हो सकता है तो एनडीए की सरकार में ही हो सकती है। आप बात कर ले कांग्रेस की, कांग्रेस की जब सरकार थी तो ये लोग 55 साल कांग्रेस केंद्र में सरकार रही, कांग्रेस ने क्या दिया देश को पूरी दुनिया ने देखा। किस तरह से ये लोग कहते थे किसानों को मुद्दे को आज लेकर के उठ रहे हैं। किसान के मुद्दे पर पिछली बार उनकी जब सरकार थी तो वो कहे थे कि हम 75,000 रुपये किसान के अकाउंट में देने का काम करेंगे और महिलाओं के प्रति महिला को 1-1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। लेकिन आज ये लोग चाहते हैं कि किस तरह हम झूठ बोल करके और फिर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करें ताकि हमारी केंद्र में सरकार बन जाए। लेकिन यही लोग कुछ दिन पहले इनके राजीव गांधी जी कहते थे कि 100 रुपया यदि हम लोग देते हैं तो लोगों के बीच में 20 रुपया मिलता है, बीच में बिचौलिए 80 रुपये खा जाते थे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई जो जीरो अकाउंट से जनधन योजना खोलने का काम किए, तो वो 100 रुपये यदि डाला देते सीधे लाभार्थी के अकाउंट में 100 रुपये जाते हैं। तो ये काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो बिहार की जनता और देश की जनता इसको जानती भी है और समझती भी है। ये लोग कितनी भी गुलबंदी कर ले कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि 2019 में बिहार ने 40 में से 39 सीट एनडीए को देने का काम किया था। और आगे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की कामों की बदौलत हम जनता के बीच जाएंगे और हम लोग को भरपूर विश्वास है कि जनता हम लोगों को सहयोग करेगी और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को बिहार से 40 की 40 लोकसभा सीट जिताकर देने का काम करेगी। भरोसा करें, लेकिन किस पर करें, कौन सा चेहरा है भरोसे के काबिल, ये भी तो सवाल खड़ा होता है। चलिए हम जवाब लेंगे, लेकिन अरुण जी और पूनम जी के बाद अब बारी शिशिर जी की है। इनसे ये समझते हैं कि शिशिर जी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को अपने दल में शामिल कराती है जिसकी पिछली पीढ़ी वर्षों से आपके विरोधी खेमे में
सक्रिय राजनीति में शामिल रहे हैं, तो कैसे भरोसा कर पाएंगे उनकी अगली पीढ़ी आपके साथ जुड़ जाएंगे? देखिए दीपक जी, राजनीति में कोई किसी का लगातार यानी परमानेंट कह लीजिए विरोधी ने वैचारिक स्तर पर विरोधी नहीं होता। और खास तौर से कांग्रेस पार्टी जो है, जिधर आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि महेश्वर हजारी जी मान्यवर बिल्कुल मंत्री शेषे जी, पीढ़ी का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि कांग्रेस 100 साल से ऊपर की पार्टी है, कई पीढ़ियां उसको देख चुकी है, समझ चुकी है और विचार बदल भी चुकी है, इसलिए मैंने पीढ़ी का जिक्र किया। बेसिकली कांग्रेस दीपक जी क्या है वो स्पष्ट आपको कर देते हैं। कांग्रेस जो है ना, वो एक अधिवेशन है जहां डिफरेंट विचारधारा के लोग आकर के मिलते हैं और एक मध्यम मार्ग अपना करके और फिर आगे सतत जो है वो निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यानी देश को शिखर तक पहुंचाने के लिए एक साथ आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, कारवां बढ़ता है। तो कांग्रेस पार्टी कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी जैसी मीन कहा जाए कि आइडियोलॉजिकल, सिर्फ आइडियोलॉजिकल कहने काफी नहीं, मीन आइडियोलॉजिकल नहीं, तो फिर ये भी सवाल होगा ना कि आप कह रहे हैं मध्यम मार्गी, जब सारे विचारधाराओं को आप सवाल है मिक्सी में डाल दें तो कोई एक बचेगा ही नहीं। दीपक जी सवाल आपने किया है तो जवाब सुनिए। बिल्कुल, मैंने कहा मीन आइडियोलॉजिकल, वो जो है बेसिकली क्या है कि हमारा तो समावेश व्यापक है ना, बट भारतीय जनता पार्टी का समावेश व्यापक नहीं है, नंबर एक। नंबर दो कि जो लोग आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं वसीम बरेलवी का सबसे बढ़िया शेर अभी चुनाव आयोग ने भी कोट किया था उसको, कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बेसिकली है क्या कि दोस्ती, अगर देखिए क्या है, कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस के विचारधारा में भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, कांग्रेस के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त करता है, तो क्या हम स्वागत नहीं करेंगे उसका? क्या हम ये कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ जगह नहीं है? और जो जा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूं कि जो सत्ता के साथ हैं वो भाजपा के साथ हैं, जो विचारधारा के साथ हैं और जो देश के साथ है वो कांग्रेस के साथ है। कुल मिलाकर के आप देखिए ना, अभी अजय निषाद जी की चर्चा हो रही है, वो कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी से मुजफ्फरपुर से सांसद रहे। अब जिन्होंने 2019 में जिस व्यक्ति को हराया, राजभूषण चौधरी जी को, वो वीआईपी के उम्मीदवार थे मुजफ्फरपुर से 2019 में, आज वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। और बड़ा अच्छा लाइन एक कोट किया अजय निषाद जी ने, शायद आपने सुना होगा, कि भाई जिस किसी व्यक्ति को फांसी की भी सजा दी जाती है तो उसकी भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। आखिर क्या वजह रही कि पार्टी नेतृत्व ने हमसे कोई बिना राय, बिना सम्मत के और हमारा टिकट जो है वो काट दिया और किसी और को पकड़ा दिया? सवाल इसका नहीं है दीपक जी, सवाल है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसका ये तानाशाही रवैया है और इस देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े तानाशाह हैं और उस तानाशाही रवैये के खिलाफ जो मुखर होता है उसके खिलाफ पार्टी जो है वो इस प्रकार का लाइन ऑफ एक्शन अख्तियार करती है और इसलिए विरोध हो रहा है, वहां से छोड़ रहे हैं लोग और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हम सभी उनका स्वागत करते हैं जो हमारी विचारधारा के साथ है। चलिए, जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो जा रहे हैं वो सत्ता के लोभी हैं, जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं उसका भी जवाब लेंगे और जो आरोप लगा रहे हैं उनसे भी सवाल होगा। वैसे तो जनता के बीच से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नेताओं के लिए सिर्फ स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है। इस चुनावी माहौल में एक टिकट की आस है, चाहे इस ओर मिल जाए या उस ओर मिल जाए, लेकिन नेता हमारे साथ आने और जाने को जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने साथ आने वालों का स्वागत कर रहे हैं और जाने वालों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस आरोपों में ब्रेक से पहले बीजेपी पर भी कई गंभीर आरोप लगे थे। हम चाहेंगे पूनम जी उसका जवाब दें और फिर आरोप लगाने वालों से भी हम आगे सवाल पूछेंगे। पूनम जी। जी देखिए दीपक जी, ये पहले तो मैं स्पष्ट करूँ, तानाशाह का है। मैं पूछना चाहती हूँ, जब यही राजीव गांधी जी जब इमरजेंसी लाती है, तानाशाही किसकी चलती है? वो सरकार स्टेट की सरकारों को ख़त्म कर देती है, उस समय सरकार किसकी थी?
तो ये तानाशाही तो कांग्रेस के द्वारा लगातार होती है आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए में कहीं स्टेट की सरकार को और ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। दूसरी बात ये कहे कि जो लोग को सम्मान नहीं मिलता, मैं पूछना चाहूँगी, पप्पू यादव जी बड़े उत्साह के साथ कांग्रेस में जाकर के विलय करते हैं और कहते हैं कि पप्पू यादव जी कहते हैं कि हमको प्रियंका वाड्रा जी ने वादा किया था कि हम आपको पूर्णिया से चुनाव लड़ाएंगे। या तो पप्पू यादव जी झूठ बोलते हैं या प्रियंका वाड्रा झूठ बोलती हैं, ये स्पष्ट करने की ज़रूरत है। और ये कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं। आप सम्मान करते तो आपके प्रवक्ता, आपने देखा फिलहाल राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में आकर के ज्वाइन करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये समानतावादी के विचारधारा वाले, ये परिवारवाद वाले आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। ये सिर्फ परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं। मनमोहन जी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो रिमोट कंट्रोल से इसका संचालन करते थे। किस तरह से सोनिया गांधी उनको यूज करती थी, ये पूरी देश और दुनिया ने देखा, और खास करके भारत के लोगों ने देखा कि मनमोहन सिंह की अपनी नहीं चलती थी, जो सोनिया गांधी जी कहती थी उसी पर मनमोहन जी विचार करते थे। तो ये लोकतंत्र की रौंदने की कहानी तो ये लोग करते हैं और आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। तो ये देश और दुनिया और बिहार की जनता बखूबी जानती है कि बिहार को किस तरह से जंगल राज ला करके माननीय लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी ने जिस तरह से बिहार को रौंदने का काम किया था, कितनी माता बहनों के मांग के सिंदूर धुल गए थे, कितनी माँ बहनों के बेटी गोद उजड़ गई थी, ये बिहार की जनता ने बखूबी 10 साल पहले देखने का काम किया था कि ये लोग किस तरह से सरकार में रौंदने का काम करते थे। और बिहार के लोग बाहर जाते थे तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी, कि लोग कहने में शर्म आती थी कि हम बिहारी हैं। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई तो यही लोग गर्व से कहते हैं कि आज हम बिहारी हैं। और एनडीए की सरकार में ही सुशासन का राज स्थापित हुआ। हमको समझ में नहीं आता कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया हमारे 2 बार, वो एनडीए के सुशासन पर ही दिया है, लेकिन ये लोगों को विकास दिखता ही नहीं है। ये लोग गड्ढे में चलने की आदी बन गए थे। आज जब रोड दिखता है, रोड पर लोग चलते पूनम हैं। जी, आप इनको कह रहे हैं विकास नहीं दिखता, जो आपके साथ थे क्या उन्हें विकास दिख रहा है, या फिर वो सिर्फ अपना विकास नहीं देख पाए इसलिए गए? बिल्कुल, ये विकास अगर विरोधियों को आप दिखा रहे हैं तो आपके साथ वालों को भी तो दिख रहा होगा ना कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज किस ओर है। जो विकास कर रहे हैं उन्हें जनता चुनेगी तो पॉसिबिलिटी तो उस तरफ है, फिर भी वो खेमा बदल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो विकास के मुद्दे पे थे आज वो हमारे साथ है। जो विकास के मुद्दे पे से बाहर हो गए, उनको लगा कि कहीं हमारी जो मांगे थी उचित पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो दूसरे दल में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो खोट है वो स्पष्ट साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जो एनडीए के साथ है, आप देखें कि आज मजबूती से लोग खड़े हैं और 40 की 40 लोकसभा सीट जिताने की बात करते हैं। तो जो बिहार में एनडीए की सरकार थी और जो उन पे खड़े उतरने का काम किया, आज हमारे साथ है और हमको यकीन है कि हम। चलिए अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, आपके साथ जो आ रहे हैं सत्ता के लिए आ रहे हैं और आप भी साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, सत्ता के लिए ही जोड़ रहे हैं, तो सब कुछ सत्ता के लिए हो रहा है, फिर जनता कहाँ है? कैसे भरोसा करें कि अगर कुछ बदलाव की गुंजाइश जनता देख रही है तो भरोसा कैसे करें? तो विश्वास तो जगा ही है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पर। तो बिहार की जनता को भरोसा है, वो उम्मीद बन चुके हैं। क्योंकि आपने देखा महागठबंधन की जो 17 महीने की सरकार थी, उस सरकार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया। 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया, 2,17,000 सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम किया, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक जो थे उन्हें राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया गया, मानदेय 2 गुना करने का काम किया। आपने देखा होगा पूरे बिहार में 17 साल से एनडीए की सरकार है, स्वास्थ्य विभाग का क्या स्थिति था? 17 महीने के अंदर मिशन स्वास्थ्य के तहत, मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत अमूलचूल परिवर्तन हुए। पूरे प्रदेश का जो हॉस्पिटल की दशा थी उसमें सुधारा गया। लेकिन हम लोग तो काम की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। अब देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी कल आए थे, गला फाड़ फाड़ के प्रधानमंत्री जी वंशवाद पर बोलते थे, परिवारवाद पर बोलते थे। लेकिन कल की जमुई की जो सभा थी उसमें परिवारवाद और वंशवाद पर बोलने से परहेज किए, शर्मिंदगी महसूस होने लगी उनको। क्योंकि इसलिए खुद
14 व्यक्ति को एनडीए से टिकट दिया गया है, जो कि राजनीतिक घराने से हैं, और कल जो प्रचार करने के लिए गए थे किसी एक वंशवादी पार्टी जो है चिराग पासवान जी के जीजा जी के समर्थन में, तो उनके मुंह में तो कल दही जम गया। हमें लगता है आने वाले समय में वो भ्रष्टाचार पर बोलने से भी परहेज करेंगे, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी में आज के तारीख में है। जो जिन पर आरोप लगाते थे, संगीन आरोप, बड़े बड़े आरोप भ्रष्टाचार के थे, वही भारतीय जनता पार्टी लगाते थे, तो बीजेपी में लाके वो सारे के सारे सदाचारी हो गए। ये रिपोर्ट आई है, आपने देखा होगा 2014 के बाद 25 से 26 अरुण जी, परिवार के सदस्य उधर हैं तो ठीक है, और आप परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने के लिए महागठबंधन का मंच मुहैया कराएं तो वो गलत नहीं, ये कह रहे हैं आरोप नहीं, हम आरोप कहां, ये जो गला फाड़ के सबसे अधिक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाते हैं, तो उनको खुद अपने गिरीवान में झांकना चाहिए ना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता तय करती है, जो जीत के आएंगे टिकट दिया जा सकता है किसी राजनेताओं के बेटे बेटियों को या परिवार राजनीतिक। तो जनता तो यही जानना चाह रही है ना कि हम दल को अपने दिल में बसाएं या फिर चेहरे पर नजर टिकाएं। देखिए, काम बोलता है। आज तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी है, प्रदेश की जनता के बीच बढ़ी है, तो उन्होंने काम कर दिखाया। अगर आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, तो आक्रोश स्वाभाविक है। उन्होंने जो वादे किए तो आप बता रहे हैं आक्रोश तो है, इसलिए महागठबंधन के साथ उनके विकल्प तलाशे जा रहे हैं। चलिए शिशिर जी, आपसे भी यही सवाल कि जनता दल को देखे या फिर चेहरे पर नजर टिकाए, भरोसा किस पर करे, क्योंकि दल में कब कौन किस खेमे में चला जाए ये भरोसा करना अभी के समय में खास तौर पर मुश्किल हो गया है। देखिए दीपक जी, मैं 2-3 बातें सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात दल की है तो कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और वैचारिक दल है। एक बात तो स्पष्ट तरीके से आप समझ लीजिए कि जो विचारधारा के साथ है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। दूसरी बात ये कि अभी बीजेपी प्रवक्ता ने 2-3 सवाल खड़े किए, तानाशाह पे सवाल तो खड़े किए ही, साथ साथ सम्मान का सवाल भी किया। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि पशुपति पारस, जिसको कि दूध की मक्खी की तरह निकाल करके भारतीय जनता पार्टी ने फेंक दिया, उनको किस प्रकार का सम्मान दिया? पशुपति पारस को खुद तकलीफ नहीं है, आप तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? दीपक जी, चलिए पूनम जी जवाब दे दीजिए। दीपक जी नहीं, अभी पूरी बात मैं खत्म कर लूं, पूरी बात मैं खत्म जल्दी से। वो और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये स्थिति पशुपति पारस की रही। और अभी जो दूसरी बात, वंशवाद पे इन्होंने सवाल जो खड़े किए, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आपका परिवारवाद क्या राष्ट्रवाद है और हमारा परिवारवाद परिवारवाद है? ये आपकी परिभाषा, परिवारवाद की परिभाषा आप गढ़ेंगे, यानी जल्दी से उनका जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए शिशिर जी, समय नहीं है, फिर सवाल ही रह जाएगा, जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। जवाब क्या? जवाब तो मैं समझ रहा हूं ना कि वो क्या, आपके समझने से आप अपने विचार से समझेंगे ना, उनका जवाब सुन लेते हैं। पूनम जी जवाब दीजिए। शांभवी चौधरी कौन है? अरुण भारती, जिनके यहाँ प्रचार के लिए जो है वो आए, प्रधानमंत्री जी जमुई गए, और अभी जो शेड्यूल्ड है उनकी रैली, सीपी ठाकुर जी के पुत्र विवेक ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे हैं नवादा से, कौन है वो? इसीलिए जवाब तो ले लीजिए। हमारा नहीं, हम आपका कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी, ये कैसे हो सकता है दीपक जी? इसीलिए परिवारवाद को परिवार, हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह की टिप्पणियों से परहेज करें तो बेहतर होगा। पूनम जी, आप इस टिप्पणी को इग्नोर करके बाकी के जवाब दे दें। पारस जी की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में आज भी पारस जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं एनडीए के साथ हूं और 40 की 40 लोकसभा सीट जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। रही बात ये मक्खी की तरह निकालने की बात करते हैं तो 2.5 साल केंद्र में मंत्री बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पारस को मान सम्मान देने का काम किया था। आज पप्पू यादव जी की तरह बाहर भेजने का काम नहीं किया, क्योंकि पप्पू यादव जी आज देखें कि किस तरह से कांग्रेस से विपक्ष में बाहर जाकर के वो नॉमिनेशन करते हैं। रही बात ये कह रहे हैं परिवारवाद, तो वो होता है जो दर पीढ़ी अपने ही परिवार को आगे लगे। आप देख लीजिए कि जब इंदिरा गांधी बनती है तो राजीव गांधी आते हैं, राजीव गांधी बनते हैं तो सोनिया गांधी आती है। आप देखिए कि
ये तेजस्वी जी आ रहे हैं, इसके पहले लालू जी थे। चलिए, तो उसके अपनी पहले अपनी मुख्यमंत्री परिभाषा राबड़ी है, रहे। अपने ये अपने दरपीढ़ी नजर के दरपीढ़ी ये अनुसार होता है। नजरिया तय किया जा रहा है। चलिए भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता कि ये हमारी भारतीय चलिए, गैस शाह कौन है? वक्त का अभाव है। पंकज बहुत बहुत सिंह धन्यवाद कौन है? है सवाल शिशिर पर कौंडिल्य जी, सवाल। पूनम सिंह जी और अरुण कुमार जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने अपने नजरिए के हिसाब से नज़ारे को दर्शकों के सामने या कहें जनता के सामने परिभाषित कर रहे हैं, उसे अपने हित में बताकर विरोधियों के अहित के लिए उपयोग में लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों का जवाब जनता लेगी। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।